नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065308608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 28 नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताती हूँ कि हम कौन से आर्टिकल्स को कवर अप करेंगे। हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन डे। सबको पता है ना, 26 नवंबर जो था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस और एक्सपोर्ट लेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जिसमें हम निर्यात के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। चलिए, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है, पहले की क्लासेस में हम लोगों ने इंडिया स्वीडन के रिलेशंस को भी डिस्कस किया है। हम लोगों ने पहले की क्लासेस के अंदर एल नीनो, टेररिज्म, G20, माल न्यूट्रिशन, ऐसे टॉपिक्स पे भी डिस्कस किया है। उसी सीक्वेंस में हम यहाँ भी बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं इसमें आगे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है उस पर सवाल करे। मैंने आपको ये वाला टॉपिक पहले भी कंप्लीट करवाया है कि इस तरीके से जो है न्यूज में चल रहा है कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, मतलब एकदम पार्शियलिटी हो रही है ना जो, वो यहाँ पर थोड़ी सी एक ना पार्शियलिटी समझ में आनी चाहिए। लाइटनिंग स्पीड यहाँ पर चल रहा है ये, क्योंकि अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि अभी रिसेंटली जो अरुण गोयल है उनको यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर, एज अ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आपने जो है इतनी जल्दी ही यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से ये पोस्ट को कैसे फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पर लाइटनिंग स्पीड है यहाँ पर। ठीक है, लाइटनिंग की स्पीड मतलब जैसे लाइट की स्पीड होती है ना, उस तरीके से ये भी स्पीड ने यहाँ काम किया है। तो ये है इसका मेन इशू जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला एक पॉइंट है। अब देखो हमसे क्या क्वेश्चन बनेगा। हमसे इससे सीधा क्वेश्चन बनेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मैंने पहले के आर्टिकल्स में आपको इलेक्शन कमीशन पे पहले भी समझाया हुआ है, मैं अभी भी बता देती हूँ आपको कि इलेक्शन कमीशन पे किस तरीके के सवाल बनते हैं। इलेक्शन कमीशन पे आपसे सीधे यहाँ पर सवाल ये बनते हैं कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो यहाँ मेंशन है, किसी एक पॉइंट पे लिखा आ सकता है ये मेंशन है कहीं पर। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका आर्टिकल 324। ठीक है, साथ ही साथ अभी प्रेजेंटली हम क्या सोचते हैं यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन में जो है वो हम यहाँ पर क्या चेंजेस ला सकते हैं, या क्या अभी इसमें हमें और चेंज करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट highlight issues in appointment of election commissioners and reforms required। ठीक है, हिंदी में बताऊं तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर के आलोक में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली में कार्यालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डाले। इस तरीके का आपसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका तरीका मैं आपको क्लास में बता रही हूँ कि हाउ यू हैव टू राइट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सवाल इसके ऊपर उठाया है। ठीक है, अब आप इसको आंसर क्यों कैसे फ्रेम करोगे मैं अभी यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है, पर मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझा दूं आपको। जैसे कि आप जानते भी हैं कि जो ये हमारी इलेक्शन कमीशन है
सो इलेक्शन कमीशन के बारे में आप लोग सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन होती क्या है। ठीक है, पहले तो हम वही समझा देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन को समझाने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है उनका बताएंगे कि भाई पहले के समय में इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, पर आज के समय में वो मल्टी मेंबर बॉडी बन चुकी है। 1989 के बाद भी उन्होंने वोटिंग एज को भी कम कर दिया था, और अब ये जो है बॉडी मल्टी मेंबर बॉडी बन चुकी है। ठीक है। और उसके बाद ऐसा एक बार बीच में हुआ था कि सिंगल वापस कर दी गई थी, पर फिर उसके बाद से इसको वापस से ही जो है इसको फिर से यहाँ पे आप रीड करेंगे, वापस से इसको यहाँ तक इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर कर दिया गया था उतना ही, मतलब वापस से ही तीन यहाँ पर बना दी गई है, मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है आज के समय में। अब इसका रोल तो आप लोग सब जानते हैं। रोल यहाँ पर जो है वो पूरे देश के लिए यहाँ पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, डेट्स के बारे में बताना कि भाई कौन सी डेट रहेगी यहाँ पर सारी चीजों के लिए, वो भी पूरा बताना। साथ ही साथ ये भी बताना, रिकॉग्निशन देना पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको डेट्स देना, उनको सिंबल देना, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, रिकॉग्निशन समझते हो ना, मान्यता देना उनको, सारे डिस्प्यूट्स के बारे में बताना, और कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं ना आचार संहिता, वो भी बताना। तो ये सारे काम तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे करती है। फिर इसके बाद यहाँ पर जितने भी पोल्स होंगे उनमें अगर कोई भी धांधलेबाजी ना हो, बूथ पर कब्जा ना हो, हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार की ये चीजें ना हो, इसका भी यही ध्यान रखती है। गवर्नर को देखना, पोल यहाँ पे करवाना, सुपरवाइज करना सारी चीजों को, प्रेसिडेंट को बताना। ठीक है, ये सारे काम जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, ये सारे काम ये करती है। पर अभी का सिचुएशन में क्या दिक्कत आ रही है, मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी समझाई थी ना ये चीज। दिक्कत अभी ये आ रही है यहाँ पे रीड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन तो बताई ही नहीं है। हमें बताया ही नहीं है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं इनको हम किस बेस पे यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इनमें चेंजेस करने की जरूरत है। जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था ना अभी, उसमें यही आपको बताना है कि चेंजेस कैसे होंगे इसके अंदर। भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें प्रशासनिक सलाहकार अर्धनायक तरीके से ये भूमिका जो निभाता है, इसमें तो हमारा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि क्या इनका जो टेन्योर होता है, टेन्योर समझते हो, टर्म, तो वो टर्म तो देखो यहाँ पर स्पेसिफाइड है, टर्म तो यहाँ पर है स्पेसिफाइड। ठीक है, प्रॉपर नहीं लिखी पर टर्म तो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, मतलब इतनी लिखी हुई है कि जो है टर्म इनकी 6 years/65 years के रूप में रहने वाली है। ये तो लिखा हुआ है। हाँ, क्वालिफिकेशन नहीं लिखी, ये तो आपको बिल्कुल याद में रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं बोला, जो कि एक गलत चीज है, कि भाई अगर आपकी ये वाली पोस्ट खत्म हो गई है तो अब इसके बाद आप कोई और पोस्ट को हासिल नहीं कर सकते हो। इनके पास, इनका ऐसा भी नहीं है कि आप किसी और पोस्ट को, मतलब आप और भी काम कर सकते हो। जब आपका ये वाली पूरी क्वालिफिकेशन खत्म होगी, टाइम खत्म हो गया, तो आप दूसरा और भी काम कर सकते हो, जबकि कैग के पास ये परमिशन नहीं होती है। और अगर हटाना है ना इम्पीचमेंट, जो कि आप जानते हैं, पढ़ रखा है सब लोगों ने, इम्पीचमेंट है ना, महाभियोग, महाभियोग के लिए सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, जबकि बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर को किसके कहने पर हटाया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पर, जो कि सरासर गलत है। सबके लिए अगर पावर सेम हो रही है तो यहाँ पर भी इनके लिए भी पावर सेम होनी ही चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये पावर जो है वो गलत दे रखी है, तो ये एक प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC जो होता है, वो भी इन्होंने यहाँ पर गलत दे रखा है, मतलब पूरा नहीं दे रखा है। लीगली उसके ऊपर बात ही नहीं करी है कि वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। सारा का सारा एक्सपेंसिव जो है, वो सारा सारा जो खर्च होता है, वो भी किस पे दे दिया गया है, पार्लियामेंट के ऊपर दे दिया गया है। कोई इनको एक सेक्रेटरेट नहीं दिया गया। बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर। अगर कमियां यहाँ पर ठीक हो, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो भी यहाँ पे जो कमियां है ना वो दूर होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें इलेक्शन कमीशन में जो जो भी हम उनको पोस्ट पे पर्सन को लेके आते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी, हमें पारदर्शिता को फोकस करना है, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, है ना। हमें जब भी बना दिए गए ना मेंबर्स, यहाँ पर जो भी पर्सन अपॉइंट कर दिया गया, यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें कोई चेक नहीं करता। आप ये लिख सकते हैं अपने नोट्स में, नो चेक्स और बैलेंसेस इन पार्लियामेंट्री
ओवरसाइट, पार्लियामेंट उस पर नजर भी नहीं देखती है, कुछ भी नहीं देखा जाता। ठीक है ना, इनको कोई इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट दिया गया है। ठीक है, डेप्यूटेशन पे आते हैं सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिमूवल के ऊपर और ये सारी चीजों पे। अब यही है कि फॉल्स एफिडेविट लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो गलत चीजें होती हैं इनको हटाने की जरूरत है। और क्या चीजें इसमें हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर मैं बात करूं तो मैं अगर बताऊं कि इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, तो यही है कि सबसे पहले तो कैंडिडेट जो है वो एक ही एरिया से लड़ाई लड़े अपनी। ठीक है, साथ ही साथ जो भी हमारे अपॉइंटमेंट है उनके लिए एक लॉ पास करना जरूरी है। और वो अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन से लोग होने चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सीजेआई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, ये यहाँ पर हो जो कि डिसाइड करें फाइनली कि हमें किस पर्सन को अपॉइंट करना है, तो ये वाले लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, अगर कभी भी ब्राइबरी हुई है तो इलेक्शंस को बिल्कुल वॉइड जीरो डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इलेक्शन ऐसा कहा जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो बाकी की दो अदर कमिश्नर्स हैं, इन सब की सैलरी, पावर इक्वल है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज्यादा पावर देने की जरूरत है। इन तीनों में फर्स्ट जो होना चाहिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में आपको पहले भी कहीं ना कहीं जो है वो करवा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में अभी चल रहा है कि जो इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाती है। ठीक है, इंटर स्टेट जो भी बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। आपने भी सुना होगा सब लोगों ने, कभी ना कभी दो स्टेट्स के बीच में जो है वो बॉर्डर के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी हमें खत्म करने की, हमें रोकने की जरूरत है। सीधा इस पे क्वेश्चन आता है, कभी वाटर को लेके डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमसे क्या सवाल किया जाएगा इसके ऊपर, अब हमसे यहाँ पे सवाल ये किया जाएगा कि ये जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं ये कैसे आते हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है ना। और ये मैं बता दूं, ये सवाल जो है सीधा सीधा एक स्टूडेंट से यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। ठीक है, उनसे ये पूछा गया था, मैंने उनकी ट्रांसक्रिप्ट जो होती है ना, एक स्टूडेंट थे उनकी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा था, तो वहां पर मुझे ये पता लगा था कि उनसे ऐसे सवाल किया गया है। उनसे पूछा था, टेल मी अबाउट दी एग्जिस्टिंग इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट। तो वो आपको बताना था। ठीक है, उन्होंने ये सवाल किया था, तो इस तरीके से आपको ये आंसर अपना करना था कि अभी प्रेजेंटली कौन सी जगह पर आप देखते हैं कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। और ये सवाल 2 से 3 स्टूडेंट से पूछा गया था। क्यों? क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा है। तो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन और बाकी रीजन्स में कई जगह पर बाउंड्री के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, जब डिवाइड किया था, आप लोगों ने पढ़ा है, पता है आपको कि जो है असम से नेफा, नेफा क्या है, अरुणाचल प्रदेश जिसका पुराना नाम हुआ करता था, मेघालय, नागालैंड 1963 में, ये 1972 में, ये 1987 में, ये सब जो है वो असम से अलग हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, ब्रिटिश की तरफ से ये जो जितना भी हम आज के समय में देखते हैं ना कि हम लोगों को बॉर्डर के डिस्प्यूट है, चाहे वो हमारे बाहर के देश के साथ है, चाहे हमारे अपने जो है स्टेट्स के बीच में है, ये सारी की सारी देन किसकी है, ये ब्रिटिश सरकार की है। तो ब्रिटिश सरकार ने हमें एक और नई चीज दी यहाँ पर, वो है बाउंड्री का इशू। तो अभी पता है क्या, कहाँ कहाँ पे बाउंड्री की इशू चल रहे हैं, मैंने यहाँ पर पूरा एक यहाँ पर पीडीएफ में सब कुछ डाला है यहाँ पर, ताकि आप लोगों से शेयर की जाए, तो आपके पास भी सारी चीजें लिखी हो। आसाम और मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट है सबसे पहला। आसाम और मिजोरम दोनों ही मतलब आसाम से ही निकला है मिजोरम, कार्व्ड आउट किया गया है। अभी ये डिस्प्यूट में क्या चल रहा है कि दोनों के जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें ये 1875 से 1993, जब मिजोरम को लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स क्या है, मीजो हिल्स, आज इसका नाम क्या हो गया है, मीजो हिल्स, और इसी मीजो हिल्स में एक माउंटेन है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक जो है इशू वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और हुआ क्या था, कोई नई बात नहीं है ये वाली चीजें।
यहाँ पर ना बहुत लड़ाइयां भी हुई, जहाँ पे 70 से ज्यादा लोगों की जाने गई। ठीक है, क्योंकि क्या है कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो करीब करीब 164.6 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, बहुत टाइम से इनके ऊपर बात भी चल रही है कि हम इनके बीच में सॉल्व कराएंगे, बट हुआ नहीं है अभी तक कुछ भी सॉल्व। मिजोरम ने एक रोड बनाना शुरू करा, रेंगती बस्ती। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक रेंगती बस्ती के नाम से रोड बनाना शुरू करा था। और वहां पर जो है वो किसके बीच में आ रहा था, वो आसाम की इनर लाइन परमिट में आ रहा था। तो यहाँ पर जो है मिजोरम की जो सरकार है वो यहाँ पर रोड बनवाने को मतलब बनवा रही थी, लेकिन आसाम की गवर्नमेंट ने यहाँ पे मना किया, तो ये प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो गई। ठीक है, कुछ लोगों को घरों को टॉर्चर किया गया। ठीक है, फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जब मिजोरम भी अलग से स्टेट बना 1987 में, तो वहां पर बाउंड्री डिसाइड ही की गई थी, डिसाइड बोला गया था कि भाई, पर हुआ नहीं था डिसाइड। और 1986 में यहाँ पर जो है वो डिमार्केशन कर दी गई। ठीक है, और मिजोरम ये कहता है कि जो आपने भी बाउंड्री को अंडरलाइन करा है, वो तो हम मिजो सिविल सोसाइटी मानते ही नहीं है, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं था ना। ठीक है, तो ये है। और गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या अप्रोच रहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि दोनों स्टेट एक दूसरे से बात करके कोऑपरेशन से यहाँ पर काम करे, और सेंटर को डिसीजन ना दे। सेंटर सिर्फ एक डिसीजन को हेल्प करे, सेंटर कोई डिसीजन प्रोवाइड बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, तो ये सब कामों को सॉल्व करने के लिए होते हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, वो यहाँ पर इन तरीके की चीजों को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पूरा का पूरा जो असम है, आप देखेंगे असम के साथ ही सारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे आप अभी आगे पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी, मेघालय के साथ भी, नागालैंड के साथ भी। ठीक है, तो ये अभी सारे डिस्प्यूट जो चल रहे हैं ना, वो असम के ही साथ है। व्हाई इज असम इन द आई ऑफ स्टॉर्म? सब पर सबकी नजर असम पे ही क्यों है? क्यों? क्योंकि असम जो है उसकी कोई यहाँ पर एक डिमार्केशन नहीं है सही से, मतलब एक बाउंड्री डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है, और हुआ क्या है कि ये जो बाउंड्रीज है ना, ये प्री इंडिपेंडेंस चलती आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स है ना, ये यहाँ पर फाइनल जो है, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दायर की थी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और असम के बीच में कोई यहाँ पर बनाया जाए। और इवन अरुणाचल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन भी यहाँ पर अपॉइंट करी थी। ठीक है, ताकि कोई आए और डिस्कशन करके सॉल्व यहाँ पर किया जाए। पर वही है कि जो काफी बड़ा बॉर्डर शेयर होता है यहाँ पर, बट अभी भी यहाँ पर दोनों को यही बोला गया कि आप लोग यहाँ पर खुद से ही इस इश्यू को पूरा सॉल्व कर दें। जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद से ही यहाँ पर सॉल्व करें। लेकिन वही है कि कई बार सिचुएशन खराब भी हो जाती है, और काफी ज्यादा अ, एक ना प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्लैशेस बढ़ते बढ़ते, टेंशन बढ़ते बढ़ते वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो दोनों की तरफ से बोला है कि भाई अब आपको जो है दोनों ही को ही यहाँ पर एक जो है ऑफिसर दिया जाएगा, वो ही यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय में भी इशू कब शुरू हुआ, जब असम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1975 आया, जिसके अंदर असम को कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो मिला। और मेघालय ने जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट, इस पूरे के पूरे हिस्से को क्या बना लिया, खासी, जैंतिया, गारो, सुने हैं ना आपने ये सारी चीजें। तो ये इशू है कि दोनों कंट्रीज, दोनों इस चीज, दोनों पे ही दोनों स्टेट्स जो है वो क्लेम करती हैं इनके ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर नागालैंड जब 1963 में स्टेट बन गया, तब भी नागालैंड के साथ भी डिस्प्यूट शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, 1962 का नागालैंड का जो एक्ट था, उसने ये बोला था, 1925 के नोटिफिकेशन के हिसाब से नागा हिल्स और स्यूनसांग एरिया वह वहां पे उन्होंने बनाएंगे खुद का। लेकिन नागालैंड जो है वो उसको नहीं मानता। वो कहता है कि जितने भी नागा लोग रहते हैं ना, नॉर्थ कचर और जो है नगाउंड एरिया में, वो सब किस में होने चाहिए, नागालैंड में होने चाहिए। तो नागालैंड नए बॉर्डर्स को नहीं मानता। असम और नागालैंड के बीच में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो चलती आ रही है। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज है जो आपको नागालैंड और असम में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही एक डिस्प्यूट आपको पता होगा बेलगांव के ऊपर। बेलगांव, वैसे देखो आज हम कर्नाटका में लिखते हैं, पर आज भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है मराठी और कन्नड़ दोनों तरीके के लोग रहते हैं, और ये अब कर्नाटका के पार्ट है। ठीक है, प्रेजेंटली बेलगांव, ये बेलगांव वही एरिया है जहाँ पे पहली बार 1924 में गांधी जी को क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट। और ऐसा बिल्कुल ही है, गांधी जी ने पहली बार इस जगह को विजिट किया था, गांधी जी पहले भी इस जगह को जो है वो
गांधी जी पहले भी यहाँ पर जो है जा चुके थे। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी एक परवाणु एरिया है, परवाणु एरिया ने भी यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्ट्रिक्ट में इशू किया है, क्योंकि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है और दोनों ही यहाँ पर उसको क्लेम करते हैं। ठीक है, हरियाणा 1966 में जब अलग हुआ था तब से ये इशू है। ऐसे ही हिमाचल और लद्दाख में सेरचू एरिया के ऊपर इशू है। ठीक है, जो कि कहाँ पर, लेह और मनाली के बीच में रास्ता यहाँ पर स्टॉप कर रहा है, और लोग भी यहाँ पर कई बार यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, तो वही है कि अब आज के समय में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स आप देखते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे आसाम पे, क्योंकि आसाम के जो भी नोटिफिकेशंस रहे हैं ना, वो आसाम ने यहाँ पर या तो उसको प्री इंडिपेंडेंस माना है, या फिर उसको, जो दोनों एरिया में से किसी एक ने प्री इंडिपेंडेंस माना है, किसी एरिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस माना है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ना, इट्स लाइक अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। ऐसा भी बोलने को लोगों ने मिला कि भाई क्लैशेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कितने लोगों की जानें चली जाती है, कितने लोगों की यहाँ पर इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि भाई इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पे तरीका क्या है। ये देखो आप, इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तरीका क्या है। ठीक है, इनको सॉल्व करने का यहाँ पर तरीका ये है कि जितने भी ये एरियाज हैं, जैसे ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 प्लेसेस है देहरादून के, बिहार और यूपी के बीच में भी रिवर्स की वजह से आता है, अरुणाचल प्रदेश और इनमें भी, ठीक है, हिस्ट्री की वजह से, ये भी हिस्टोरिकल ग्राउंड, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये कसोरागढ़ हो गया केरल कर्नाटका का, इसका मैंने आपको बताया बेलगांव वाला। ठीक है, यहाँ पर ये मनगढ़ हिल्स के ऊपर हो गया। तो ये जो डिस्प्यूट्स है ना, ये डिस्प्यूट्स काफी सारे हैं, मैंने आपको कुछ 4-5 बताए हैं, पर आप पढ़ना चाहें तो इसमें 3-4 डिस्प्यूट्स को अपना खुद भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये जितने भी डिस्प्यूट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ये सारे डिस्प्यूट्स का एक ही रीजन है, बेसिक रीजन। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, वो है ब्रिटिश लेगेसी। आप देखिए, हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, हमारा बांग्लादेश के साथ है, किसकी वजह से? ब्रिटिश। तो ये जो है पूरा आपका कॉलोनियल एरा, जो हमारा उपनिवेशवाद का समय था, उस समय में ही ये चीज चली थी। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें को सॉल्व करने के लिए जो है बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे की गई हैं। बाउंड्री को डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों के बीच में जो है ना, क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पर आपको जब उतनी अपॉर्चुनिटी, उतना वो सब नहीं मिल पाता, तो आप दूसरी जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक भारत में हमें क्या रखना चाहिए? सन्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के पुत्र करके, कि भाई आप जिस मिट्टी से बिलोंग करते हो आप वहीं पर ही रहें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन वही अभी ये चीजें अभी तक हुई नहीं है खत्म। अब सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए? सरकार को यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। अब मेरे हिसाब से तो भाई ये चीजें होनी चाहिए। पहला तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स को कैसे करो। एक्चुअली जो बॉर्डर की लोकेशंस हैं उनको यहाँ पर बताइए, और उसके लिए करवाइए सैटेलाइट मैपिंग, सैटेलाइट के थ्रू उसकी मैपिंग करवाई जाए। दूसरा, जो हमारी एक इंटर स्टेट काउंसिल है, जो कि आर्टिकल नंबर 263 में लिखी हुई है, जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे बनाई जाती है, जिसको पहली बार सरकारी या कमीशन के कहने पर बनाया गया था, ये यहाँ पर ये काम करे। तीसरा, जो एक और हमारी जोनल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, जोनल काउंसिल, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत आई थी, ये जोनल काउंसिल को भी यहाँ पर जो है वो इसको रिवाइव करने की, इसको वापस से जिंदा करने की, या फिर इसमें कुछ नए स्टेप लेने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। साथ ही साथ और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसपे नीति आयोग भी काम करती है, वो भी यहाँ पर लाने की जरूरत है, यूनिटी को लाने की, क्योंकि इंडिया जाना ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाता है। तो यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों को जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखाना ही होगा। और इस तरीके के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको, ट्रांसपोर्टेशन के भी इश्यूज को सॉल्व करके, स्टेट हाईवेज का इशू है उसको सॉल्व करके, इकोनॉमी प्लानिंग करके, कोऑर्डिनेशन बढ़ा के, और इन सब के ऊपर डिस्कशन करके, इन सब के ऊपर मीटिंग्स करके, ये सारी चीजें यहाँ पर करनी ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें
जो है ये सारी चीजें, ये बहुत जरूरी है आज के समय में सॉल्व करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे 2022, यू ऑल नो, संविधान दिवस, नेशनल नॉल डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल है, जो संघवाद है, लेकिन उसमें एकात्मक फीचर भी है, जैसे हमारी एक ही सुप्रीम कोर्ट है, हमारी एक ही पार्लियामेंट है, तो हमारे उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फीचर भी हैं जो एक ही तरीके से हमें काम करने को भी बताते हैं। ठीक है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ, जिसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए। ठीक है, जो हमारा एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पहले कभी भी टाइप या प्रिंटेड नहीं था, वो तो लिखा था। किसने लिखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यहाँ पे नाम है। ठीक है, और अब जो है उस हैंड रिटन को हीलियम फिल्ड केस में रखा गया है लाइब्रेरी में, ताकि उसकी जो है इंक कभी भी खराब ना हो। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया था, और आज उसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने कहाँ से ली थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से, जर्मनी से, यूके से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, काफी सारी जगह से हमने और भी चीजें ली थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, इसके अंदर जो एक्चुअली में मेंबर्स थे, 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या होती है? फर्स्ट मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चूज किया जाता है फॉर 1 डे ओनली। लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शंस के थ्रू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज कर लिया जाता है 11 सेशंस में, 165 डेज में, जिसमें करीब 7600 अमेंडमेंट्स कराए गए। और फिर ये जो है 389 मेंबर्स थे पहले, जिसमें इनको चूज किया गया था। लेकिन इन 389 मेंबर्स में आपको पता है कि ये तो आजादी से पहले की बात है, ये वाली डेट। लेकिन जब आजादी मिली, पार्टीशन हुआ, तब कुछ लोग वहां पे पाकिस्तान भी चले गए, जिसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स रह गए, जिसमें से 15 विमेन थी। 15 विमेन में एक इंपॉर्टेंट हंसा मेहता, सबने सुना है। महारानी अमृता कौर, ये भी आपने सुना होगा। अमृता कौर, अमृता कौर के बारे में क्या जानते हैं? अमृता कौर ये वही हैं जो कि हमारी भारत की पहली हेल्थ फीमेल मिनिस्टर भी बनती हैं। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ये वही है जिन्होंने एम्स बनवाया है, जिन्होंने इरविन जो है ये हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल जो है वो बनवाया। तो फीमेल्स यहाँ पर काफी सारी थी। ठीक है, कमिटीज थी, फीमेल्स थी, जिसमें से आपको कुछ पता होनी चाहिए, जैसे कि हंसा मेहता, अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी थी ये। ठीक है, ऐसे ही एक और थी अम्मू स्वामीनाथन, मैं तीसरा नाम भी लिख रही हूँ यहाँ पर, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, साथ ही साथ एक और लेडी थी जिनका नाम है श्रीमती लीला राय। ये कौन थी? लीला राय जो है, इन्होंने महिला संगति, महिला सत्याग्रह सभा, ये सब कुछ इन्होंने बनाई थी, जिसके लिए इन्होंने काफी काम भी किया था। ऐसे ही एक यहाँ पर और भी थी जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम है बेगम आइजाज रसूल। सुना होगा आपने इनका नाम। ये जो है फीमेल के लिए बहुत इन्होंने काम करा है यहाँ पर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर भी इनको काफी एडमायर करते थे। और ठीक है, और साथ ही साथ दुर्गाबाई, एक और थी दुर्गाबाई। ठीक है, हंसा मेहता जो मैंने आपको पहले बताई ना, हंसा मेहता तो इवन यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी जाकर के कई बातें कह के आई थी फीमेल के लिए। तो हमारे भारत ने हमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है वो बहादुर महिलाएं दी हैं, जिनको हम यहाँ पर गर्व से उनका नाम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर 395 आर्टिकल से 22 पार्ट थे, पर आज तो उसमें चेंज हो गए हैं। 8 की जगह 12 स्केड्यूल्स हो चुके हैं, 22 की जगह 25 पार्ट हो चुके हैं, आर्टिकल्स भी 498 से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये तो आपको पता है। तो ये हमारा जो संविधान है, ये इसी तरीके से इसमें मैंने बताई है चीजें। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ईसीटीए, ईसीटीए की फुल फॉर्म क्या है? ईसीटीए है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया गया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बढ़िया संबंध है, ठीक है, लेकिन हाँ अब सुधर रही है। ऐसा मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि अब सुधर रही है, क्योंकि ये भी जो ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया बहुत सालों बाद किया है, ठीक है। जब से रिलेशन जो है वो पहले से चलते आ रहे हैं, 1941 में जब इंडिया का एक ऑफिस यहाँ पे बनाया गया था सिडनी में, तब से रिलेशंस जो है वो तब स्टार्ट हुए थे रिलेशंस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आप जानते भी हैं वो बिल्कुल अलग से साउथ हेमिस्फेयर में पड़ता है। अभी ईसीटीए क्या है मैं वो बताऊंगी यहाँ पर, इससे पहले हम ये समझते हैं कि पहले से रिश्ते कैसे चलते आ रहे हैं, ठीक है। दोनों की दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दोनों ही कॉमनवेल्थ का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी साझा एक हिस्ट्री। लेकिन साथ ही साथ 2009 में हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में यहाँ पर हिस्सा लिया। हमने उनकी फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पर जो है वो एक जगह बहुत अच्छी बनाई इंडिया ने। साथ ही साथ हम लोगों ने उनके साथ 2+2 मीटिंग्स में वो भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ तो रहे हैं रिश्ते, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ वो ये कि अब हम थोड़ा उनके साथ और ज्यादा मर्चेंडाइज मतलब एक्सपोर्ट करना उनके साथ हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई रॉ मटेरियल मिनरल्स वो हम ज्यादा वहां से करें, ठीक है। हम इनके साथ और ज्यादा जो है हिस्से में आए। हम इनके साथ क्वाड में भी शामिल है। पता है ना सबको क्वाड कौन सी एक्सरसाइज करता है? मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। अब साथ ही साथ हम लोगों ने जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने मिलकर के यहाँ पर अपने रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए जो है वो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर नई एक राह खोली है। साथ ही साथ हमने उनके साथ जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, 8.3 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, 16.8 का हमने इंपोर्ट करा। तो हम इनके साथ क्या चल रहे हैं? डेफिसिट में चल रहे हैं, अभी घाटे में है। हमारा जो इनसे इंपोर्ट है वो ज्यादा है और जो एक्सपोर्ट है वो कम है। तो हमें तो सरप्लस में जाने की हमेशा कोशिश करनी होती है। जब कोई कंट्री सरप्लस में या बैलेंस में चलती है सिर्फ तभी वो अच्छा कर पाती है। तो हमें इनके साथ जो है डबल, हम इनके साथ घाटे में चल रहे हैं। अब बायलैटरल ट्रेड और वो बढ़ेगा, और इसको आगे आने वाले 5 सालों में, ठीक है, जो डील्स आ रही है फ्री ट्रेड की उसमें हम यहाँ पर बढ़ेंगे। इंडिया जो है उनका 8th लार्जेस्ट पार्टनर हुआ करता है, ठीक है। अब हम इसको और भी आगे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी अग्रीमेंट हुआ है ना ईसीटीए, ये ईसीटीए पहली बार ऐसा अग्रीमेंट हुआ है हमने जो साइन करा है इनके साथ, जो कि हर तरीके की चीजें, सैनिटरी की चीजें हो गई, जो भी हमें लोगों का आना जाना करना है, टेलीकॉम के ऊपर हो गया, टेली कम्युनिकेशन के ऊपर, कस्टम के ऊपर चीजें हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, दवाइयों का लेन देन हो गया, इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों का एक सिंगल जो है वो एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ जो है हमारे इसी ट्रेड अग्रीमेंट के तहत जो हमारी स्टेम है, स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो ये चारों जो हमारी चीजें हैं ना, इनमें भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर वहां पे पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर वर्क वीजा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो यंग इंडियंस वहां पर वर्किंग हॉलीडेज भी चाहिए उनको काम करने के लिए, उनको ये भी मिला जाएगा। साथ ही साथ इंडिया की योगा टीचर्स और शेफ को भी वहां पर जो है वो एक कोटा वीजा में अलग से कोटा मिला जाएगा। और यही एक उम्मीद है कि इस ईसीटीए के बाद करीब 10 लाख से ज्यादा जॉब्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, ऐसी तो बिल्कुल एक उम्मीद है, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने इनके साथ सिविल अग्रीमेंट भी साइन किए हैं। सिविल कोऑपरेशन रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी के बीच में ट्रेड करेंगे, डिफेंस को हम यहाँ पे बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर हमने सबमिट्स किए हैं, सबमिट्स में अटेंड करे हैं, सबमिट्स के अंदर हम लोगों ने इधर बेटर बनाने की कोशिश की है। 2 एक्सरसाइजेस करते हैं हम, 3 एक्सरसाइज करते हैं वैसे तो। ऑसिनडेक्स, ऑसिनडेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ब्लैक पिच एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और मालाबार यहाँ पे और नेवी की एक्सरसाइज है जो कि क्वाड कंट्रीज के साथ होती है। तो इस तरीके से जो है डिफेंस के कोऑपरेशन भी यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कल्चरल एक्टिविटीज की, तो यहाँ पर ब्रॉन्ज आइडल की नटराज की जो है वो भी जो है काफी सारी चीजें हमारे यहाँ रखी गई है, ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडिया में उनको लेकर के आया गया है। ब्रॉन्ज की जो एक तांबे की एक मूर्ति जो है वो नटराज की वो लेके आई गई है। नागराज का, नागराज का स्टोन का स्कल्पचर, ये सारी चीजें भी लेके आई गई है। नेक्स्ट,
अगर मैं इंडिया के वहां पे रहने वाले लोगों की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पर काफी सारी पॉपुलेशन बड़ी है। ठीक है, 700,000 यहाँ पे लोग जो है वो रह रहे हैं। करीब बहुत से 1.5 लाख या 1.25 लाख के करीब छात्र जो है हमारे वहां पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड के बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा इंडियन ही है जो हमें पढ़ाई के लिए, वर्क वीजा के लिए या फिर जॉब के लिए जो है वहां पर गए हुए हैं। तो अब यही है ये अग्रीमेंट, आपको मैंने बताया अभी। ये अग्रीमेंट जो है यहाँ पर साइन किया है जिसके अंदर डबल करेंगे हम सारा आने वाले का जितना भी ट्रेड है। अभी आपने देखा ना, कभी कई 16.8 बिलियन डॉलर करते हैं और कई जगह हम 8 भी करते हैं। तो अब इनको हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। 50 बिलियन डॉलर्स को हम इसको कवर अप करेंगे। कस्टम ड्यूटी हटाने की कोशिश करेंगे, लोगों का आना जाना यहाँ पर इजी होगा। अभी कस्टम ड्यूटी यहाँ पर की जाती है ना, अब इसको हटाने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आज का समय की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स को हम लोग यहाँ पर आयात और निर्यात करते हैं। तो अब इसको भी यहाँ पर, इसके ऊपर जो ड्यूटीज लगाई जाती है वो कम की जाएंगी। आप टोटली, मैं इस वाली पिक्चर को यहाँ पे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं इस पूरी पिक्चर को, कि हम यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या कराते हैं। एक्सपोर्ट जो है हम लोग ये चीजें करते हैं, हम वहां से इंपोर्ट ये सब करवाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का। ठीक है, ये आप पढ़ लो, ज्यादा है ना चीजों के बारे में बात करें। तभी हम लोग यहाँ पर क्या चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं। ठीक है, ये 2017 का डेटा है। ठीक है भाई, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसके आसपास का रीजन को ओशियानिया कहते हैं। चलिए, भारत का आप क्या चाहते हैं? भारत जो है अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये चाहता है कि अब हमें एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए 2023-24 में। और उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी ही पड़ेगी। हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके ये सारी चीजें करनी होंगी। अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, उन्होंने काफी सारी चीजें करी। उन्होंने एक इंडेक्स भी प्रिपेयर किया जिसमें वो सारी स्टेट्स को एक ब्यौरा दे सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट लेड जो मॉडल होता है, ठीक है, वो डेवलपमेंट हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे मैं ये नहीं बात करी सिर्फ एक एरिया की, पूरे के पूरे स्ट्रेटेजीज को यहाँ पर बढ़ावा ही देना पड़ेगा। कि क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के लिए ये वाला मॉडल बहुत बढ़िया गया है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम मेक इन इंडिया करते हैं, अगर हम मेक इन इंडिया करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी खुद से अपनी चीजों को यहाँ पे बना पाएगी। हम जो उन चीजों के लिए बाहर डिपेंडेंट है, पल्सेस, ऑयल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इससे हमें पता लगता है कि यार ये हमारी इकोनॉमी में क्यों नहीं है, ये हम क्यों नहीं कर रहे। हमें इंपोर्ट्स को है, ये देखो ये वाली लाइन बहुत जरूरी है, इंपोर्ट्स इनटू इंडिया आर मच हायर देन एक्सपोर्ट्स। तो इसकी वजह से हमारा डेफिसिट में जा रहा है, हमें इसको सरप्लस में लेके जाना है। तो उसको सरप्लस में लाने के लिए जो हमारी ये चीजें हैं, जैसे कि हमारी जो ये पेट्रोल हो गया, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर्स, इन सबको हमें जो है वो क्या करना है, हमें यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन में यहाँ पर अपने आप को इंक्लूड कराना ही कराना पड़ेगा। तभी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट को फोकस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बहुत सारे और एग्जाम्पल्स की, ठीक है, एक्सपोर्ट अगर उन्होंने करना शुरू किया है ना, उसकी वजह से साउथ कोरिया, सिंगापुर, छोटी सी कंट्री होते हुए, बहुत सी पॉपुलेशन कम होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर जो है वो फायदा उठाया है। ठीक है, तो हमें यही करना है, हमें कंजम्पशन नहीं, हमें एक्सपोर्ट ड्रिवन के ऊपर तैयार करना है, हमें प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर जाना है। अगर हम प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर इसमें जाएंगे तो ये ज्यादा हमें फायदा देगा। हमें डोमेस्टिक डिमांड को कम फोकस करते हुए एक्सपोर्ट पे हमें ज्यादा यहाँ पर सोचना है, क्योंकि आज हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो है थोड़ा सा, क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारी ज्यादा है तो हमें जरूरत भी ज्यादा होती है इस चीजों की। तो ये एक चीज हमारे लिए रही है हमेशा से। साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, ये आप पढ़ेंगे यहाँ पर, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया। पहले तो ये था ना असेंबल इन इंडिया, अब तो ये खत्म हो गया, अब तो मेक इन इंडिया। अब बनाएंगे नहीं, अब तो पूरा ही भारत में बनाएंगे, अब असेंबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनोवेशन, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें लाने की जरूरत है। आप रीड करेंगे सब लोग इसको, यही है, मैंने यहाँ पर भी पिक्चर ली है ये वाली। हमें यहाँ पर इजी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। जो है हम लोगों को अपनी, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में compete करना है, नई नई मार्केट्स में जाना है, तो हमें चाइना का मॉडल अपनाना है, वियतनाम का मॉडल अपनाना है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है इन सब चीजों को खत्म करना ही करना है। ठीक है, हमें हमारे इंडिया में
जितने भी ये हाईटेक प्रोडक्शन है उनको मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पर शुरू करना है। मार्केट रिफॉर्म्स को भी लाने की जरूरत है, 1991 में जैसे आए थे। हमें भी पता है कि हमारे नेबरहुड में बहुत कंपटीशन है, छोटी छोटी कंट्रीज भी यहाँ पर हमसे छोटे हमसे सस्ते प्रोडक्ट्स बना रही हैं, थाईलैंड और श्रीलंका जैसी कंट्रीज भी। ठीक है, तो हमें तो ये सब चीजें को और ज्यादा बेटर बनाना पड़ेगा अपने लिए हिसाब से। हमें डोमेस्टिक डिमांड तो फुलफिल करनी है, हमें और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, है ना। हमें और प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने रेलवेज के ऊपर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी रहे, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बेहतर रूप में निकल के आ सके। क्रेडिट लेना इजी करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, और इकोनॉमी से जो है अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। समझे बात को? तो ये सब पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमेशा लेक्चर के एंड में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ, आज भी मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्वेश्चंस हैं हमारे सामने कि म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स ये क्या होते हैं। म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स, तो स्टेटमेंट्स पढ़ो सब लोग म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। फर्स्ट कह रहा है ग्रीन, ग्रीन का मतलब है ऐसा ग्रीन बॉन्ड है जो कि किसके ऊपर फोकस करेगा, क्लाइमेट के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें सारी चीजें आएंगी, जिसमें वाटर, वेस्ट, ग्रीन, बिल्डिंग, नए नए एनर्जी के सोर्सेज बनाना, ये सब है। और गाजियाबाद पहली ऐसी म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को इशू करने वाली बनी है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जिसको आता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता था ये सवाल, आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा इसको लिख लीजिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नेक्स्ट, नियागमा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का नियंगमा सेट जो है, आपको भी पता है बुद्धिज्म बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो इसी का आपको बताना है आंसर। नियंगमा नियंगमा सेक्ट जो है बुद्धिज्म का, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तिब्बतन बुद्धिज्म है जिसका मीनिंग है ओल्ड ऑर्डर, बिल्कुल ठीक चीज है। और भी तिब्बतन स्कूल की बात करूं मैं, साग्या, काइकू, केलुग, ये नए ऑर्डर के हैं, ठीक है। और इसके पद्म संभव जो है एक इंपॉर्टेंट टीचर रहे हैं। बिल्कुल सही सारी स्टेटमेंट्स है। जिनको नहीं पता वो इसके बारे में पॉइंट्स नोट करो, ये आपको लर्न करना है, कि आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे मैंने लिखवाया वो आपको लर्न करना है। क्लियर है सबको यहाँ तक? आई होप सब लोगों को लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। अपकमिंग क्लास में हम और लेक्चर्स को भी लेके आएंगे, और अपकमिंग क्लासेस में मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगी कि आपके साथ और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊं, ठीक है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेंस लेवल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करने के लिए मौका दूं, ठीक है। और बाकी हम लोगों के प्रीलिम्स के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद अनदर सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू एवरीवन।